हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपके क्लास के अनुसार, वो चल रहा था। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उनके आधार पर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं या नहीं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी किए हुए और अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है जेनेटिक्स, उसका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर था। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको आपको सॉल्व करने से ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं या नहीं। चैप्टर नंबर 5 था जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया था वो था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 14 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? आप सबको पता है ये, है ना। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। बहुत सारे मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स थी। ही सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग, उन्होंने 14 लक्षणों को सेलेक्ट किया था पी प्लांट्स को वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स, कुछ में क्या था येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन और येलो पॉड्स, और था टॉल और डॉर्फ प्लांट्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उन्होंने 14 लक्षणों पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कि 7 जोड़ी पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 14 लक्षण उन्होंने चूज किए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? Among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiment on P? उन्होंने कुछ लक्षणों को चुना था। कौन सा लक्षण ऐसा है जिसको उन्होंने नहीं चुना था? ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर थे या नॉन ग्लैंडुलर थे। ऑप्शन नंबर बी, सीड्स ग्रीन थे या येलो थे। ऑप्शन नंबर सी, पॉड्स जो थे वो इन्फ्लेटेड थे यानी भरे हुए थे और कंस्ट्रिक्टेड थे। और ऑप्शन नंबर डी, स्टेम के बारे में कि वो टॉल थी या डॉर्फ थी, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है, कौन सा ऐसा ट्रेट है जिसके बारे में मेंडल ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, है ना। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कॉन्सेप्ट जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका एकदम क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन नंबर ए है? क्योंकि उन्होंने ये वाला ट्रेट जो है वो चूज नहीं किया था। उन्होंने कौन कौन सा ट्रेट चूज किया था? मेंडल कंसीडर्ड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन से? उन्होंने लिए थे सीड शेप, कि वो डोमिनेंट और रेसेसिव में राउंड हैं या रिंकल्ड हैं। उन्होंने सीड कॉटिलिडन कलर की बात करी थी कि वो येलो हैं या ग्रीन हैं। उन्होंने फ्लावर कलर की बात करी थी कि वो वॉयलेट हैं या वाइट हैं। तो 6 लक्षण हो गए। उन्होंने पॉड शेप की बात करी थी, इन्फ्लेटेड हैं या कंस्ट्रिक्टेड हैं, है ना। 8 लक्षण हो गए। उन्होंने पॉड कलर की भी बात करी थी, ग्रीन है या येलो है। तो
10 लक्षण हो गए। उन्होंने फ्लावर पोजीशन की भी बात करी थी कि वो एक्सियल हैं या टर्मिनल हैं, तो 12 लक्षण हो गए। और उन्होंने स्टेम हाइट की बात करी थी कि वो टॉल हैं या ड्वार्फ हैं, तो यानी कि 14 लक्षण हो गए। 7 लक्षणों के जोड़े हो गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कितने सालों तक किए गए थे, ये काउंट करेंगे। और ये मैंने आपको बोला था कि ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया गया था और कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में किया गया था। 1840 से 1850 के बीच में, तो ये 10 साल का गैप दिखा रहा है। यहाँ पे 1857 से 1869 के बीच में, यहाँ 1860 से 1877 के बीच में, और 1856 से 1863 के बीच में। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों को ईयर का नाम और कितने साल तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया है दोनों याद होगा। देखो इसमें सी और ऑप्शन डी दोनों में 7-7 साल का गैप दिखा रहा है, लेकिन जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है। मेंडल कैरीड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 years फ्रॉम 1856 टू 1863। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन कौन सा है, इसका चौथा क्वेश्चन है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि मेंडल के क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए ऑन पी प्लांट्स, मेंडल डिड नॉट यूज, उन्होंने क्या यूज नहीं किया था, कौन सा लक्षण यूज नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए सीड शेप, ऑप्शन नंबर बी फ्लावर पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी सीड कलर, और ऑप्शन नंबर डी पॉड लेंथ। तो उन्होंने सीड शेप का भी यूज किया था, फ्लावर पोजीशन का भी यूज किया था, सीड कलर का भी यूज किया था, पॉड लेंथ का यूज नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल कौन से लक्षणों का मेंडल ने यूज नहीं किया था, तब उसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि how many pairs of contrasting characters in pea plants were studied by Mendel in his experiments? Option number B is correct. 7 pairs of contrasting traits. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, which one of the following traits of garden pea studied by Mendel was a recessive feature? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो रेसेसिव फीचर है? एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ये ध्यान करना है आपको। ये सातों के सातों जोड़े जो है लक्षणों के, उनको आपको लर्न करना है और उस हिसाब से लर्न करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट था उस समय पे, यानी कि कौन सा प्रभावी था, और कौन सा रेसेसिव था, यानी कि कौन सा अप्रभावी था। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रीन सीड कलर, ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीन पॉड कलर, और ऑप्शन नंबर डी इज राउंड सीड शेप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन सीड कलर जो था वो डोमिनेंट नहीं था, वो रेसेसिव फीचर था, है ना। येलो सीड कलर जो था वो डोमिनेंट फीचर था। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जो मटर के दाने आप देखने को पाते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो मटर के दानों का कलर आया था, जो प्रभावी लक्षण था, वो येलो सीड कलर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम्स? The gene controlling the 7 P characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosomes? 7, 6, option number C is 5 and option number D is 4. तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था ना, these characters showed complete independent assortment, है ना। उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूरी तरह से लागू हुआ था। डिस्पाइट द 7 कैरेक्टर्स चूजन बाय हिम वर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम्स पे ये प्रेजेंट था। कौन कौन सा
वो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1 था, 4 था, 5 था एंड 7 था, है ना। तो 4 क्रोमोसोम्स पे ही ये सारे के सारे लक्षण जो थे वो प्रेजेंट थे। क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे उसने काम किया? एक तो 1, दूसरा इसने काम किया 4, तीसरा इन्होंने काम किया 5 और 7। तो 1457 ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, 1457, 1, 4, 5, 7। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, मेंडल के अनुसार विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंस शो करता है? ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रीन कलर इन सीड कोट, ऑप्शन नंबर सी इज रिंकल्ड सीड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्रीन पॉड कलर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ग्रीन पॉड कलर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रीन कलर इन सीड कोट, ये जो था वो कैसा था? डोमिनेंट कैरेक्टर था, ग्रीन कलर इन सीड कोट। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, बी क्या है? ग्रीन कलर इन सीड कोट, सी क्या है? रिंकल्ड सीड्स और डी क्या है? ग्रीन पॉड कलर। तो वो जो आपका 7 जोड़ा लक्षणों का जो चार्ट है, वो चार्ट आपके दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छी तरह से लर्न है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फर्स्ट जेनेटिसिस्ट फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज डी वरीज, बी है मेंडल, सी है डार्विन और डी है मॉर्गन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आप सबको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल। मेंडल कौन थे? मेंडल ये एक मॉन्क थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका पूरा नाम था। डेवलप्ड इन्होंने किया था इनहेरिटेंस की थ्योरी को। ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसीलिए इनको ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल? Qualitative analysis of data, B. Observation of distinct inherited traits, C. His knowledge of biology and D. Consideration of one character at one time. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा। उन्होंने कंसीडर किया था एक कैरेक्टर को एक टाइम पे, यानी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मैसअप नहीं किया, उन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर पे एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट अपना किया, इसीलिए उनके जो रिजल्ट्स आए वो ज्यादा माने गए। कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन वाज यूनिक, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू अ डेफिनिट प्रॉब्लम, यूज ऑफ क्लियर कट वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ, उसमें उन्होंने किस किस चीज का यूज कर लिया था? मैथमेटिक्स का यूज कर लिया था, स्टैटिक्स का, और उसके बाद उन्होंने उसमें और भी उन्होंने उसमें स्टैटिक्स का भी यूज कर लिया, मैथमेटिक्स का भी यूज कर लिया। यूजिंग पी प्लांट्स एंड स्टैटिकल मेथड्स मेंडल वाज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रेट्स वर पास्ड फ्रॉम ईच पेरेंट इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ठीक, तब उनको ये पता भी नहीं था कि जो जिस पर सवार होके लक्षण दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं वो जीन्स कहलाते हैं, तब उन्होंने इसको फैक्टर्स का भी नाम दिया था, है ना। अब जो दूसरा टॉपिक था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? द जीन आई हैज 3 एलील्स। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। और डी क्या कहता है? एलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो इसमें क्या था आंसर इसका?
जब आप लोग पढ़ रहे थे तब बहुत ध्यान से मैंने पूरा चार्ट बना के आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा सही होगा? नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा आंसर इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर पहले डिस्कस कर लें फिर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये इसका सही आंसर है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स आई, जो कैपिटल आई होता है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। द जीन आई हैज 3 एलील्स। आप सबको पता है 3 एलील्स होते हैं इसमें। एक होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है स्मॉल आई। तो द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, वाइल एलील आई, जो IA और IB जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का शुगर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो स्मॉल आई होता है वो किसी भी प्रकार की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, आप सबको पता है। ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील्स, है ना। जब ये 3 एलील्स हैं लेकिन हर इंसान में केवल 2 एलील्स ही इसमें प्रेजेंट होंगे, आई के जो होंगे। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, तब क्या होगा? तो ये दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर्स बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तब वो क्या करेंगे? कोडोमिनेंस के नियम के तहत सेम टाइप की शुगर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, है ना, वो एक्सप्रेस करेंगे। तो एलील आई में कोई शुगर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। इसका आंसर क्या हो गया? व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था इसलिए हमने सी को सही लगाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर was crossed with a white flower, and in F1 generation all pink flowers were obtained. When pink flowers were selfed, the F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statements from the following. देखिए जब incorrect statement चूज करने की बारी आती है तो बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट तो बहुत जल्दी चूज कर लेते हैं, जब इनकरेक्ट चूज करने की बारी आती है तो वहां पे कंफ्यूजन आपको हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड इज टू 2/4 पिंक और इज टू 1/4, यानी 1/4 इज टू 2/4 इज टू 1/4। रेड और पिंक और व्हाइट का जो था वो रेशियो कितना होगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर वो कौन सा करेक्ट नहीं है वो आंसर पूछ रहा है। तो सेकंड वाला बी जो था, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या? ये करेक्ट है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा वाला भी करेक्ट है। तो ए जो है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने के कारण ये सही आंसर है ना, क्योंकि वो आंसर पूछ क्या रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको रफ में सॉल्व करके तब उसका आंसर लगाना पड़ेगा। अभी तो इसमें नहीं, एक तो इसमें बार बार जीनोटाइप फिनोटाइप में, और उसके बाद आपको जो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IAI। हस्बैंड का IAIB है और वाइफ का IAI है। Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो इसमें आपको क्या करना है? पुनेट स्क्वायर जो जिसको स्थापित करना आता है या जिसको क्रॉस करवाना आता है वो बच्चे इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अपना पता लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 3 जीनोटाइप्स
और 4 phenotypes. ऑप्शन नंबर बी क्या है? 4 जीनोटाइप्स और 3 phenotypes. ऑप्शन नंबर सी क्या है? 4 जीनोटाइप्स और 4 phenotypes. और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 3 जीनोटाइप्स और 3 phenotypes. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको जीनोटाइप फिनोटाइप देखने के लिए, है ना। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी। इसको सॉल्व करके देखते हैं आप कि कैसे ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। कैसे सही होगा बी? देखते हैं। इफ द genotype of husband and wife are क्या क्या है? IA, IB और दूसरे का क्या है? IA और I। ये हो गया हस्बैंड का और ये हो गया वाइफ का। ये हो गया वाइफ का और ये है H फॉर हस्बैंड का। ठीक है, तो इसमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप बनने की प्रोबेबिलिटीज हैं वो कैसे बनेंगी, है ना, वो क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, उसके लिए देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। IA, IB और इधर लिखेंगे IA और स्मॉल i। ठीक है, अब इसको अगर हम IA को मैच करें इस तरह से, ठीक है, तो क्या आपको मिलता है? एलील्स का कॉम्बिनेशन IA मिलेगा। ठीक है, यदि मैच किया जाए IA को स्मॉल i के साथ तो क्या बनेगा? IA और स्मॉल i। ठीक है, अब IA का इन दोनों के साथ मैच करा चुके हैं आप, तो IB का इन दोनों के साथ मैच कराएंगे। IB का यदि IA के साथ मैच कराया जाए तो क्या बनेगा? IA IB, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर IB का स्मॉल i के साथ मैच कराया जाए तो क्या बनेगा? IB और स्मॉल i। ठीक है, तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कौन कौन से हुए? ये हो गया जीनोटाइप, ठीक, जिसमें एलील्स का कॉम्बिनेशन आपको पता चल रहा है, और ये हुआ फिनोटाइप जिसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो IA के कॉम्बिनेशन के बाद ब्लड ग्रुप बनता है A। IA के कॉम्बिनेशन के बाद ब्लड ग्रुप बनता है A। ठीक है, IA और I के कॉम्बिनेशन के बाद भी ब्लड ग्रुप बनेगा A, क्योंकि IA जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। उसके बाद IA IB के कॉम्बिनेशन के बाद ब्लड ग्रुप बनेगा AB, और IB और I के कॉम्बिनेशन के बाद IB डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप बनेगा B। तब इसका आंसर कौन सा है? B वाला आंसर सही होगा कि B वाले आंसर में क्या था? इसमें कितनी है? देयर आर 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स। 4 जीनोटाइप्स पॉसिबल थे, 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद फिनोटाइप्स भी कितने पॉसिबल हैं? फिनोटाइप्स भी इसमें पॉसिबल हैं 3। केवल 3 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया तीसरे प्रकार का, है ना। क्या हो गया? AA, AB और B, 3 टाइप के जीनोटाइप्स इसमें फिनोटाइप्स जिसको आप देख सकते हैं वो 3 प्रकार के पॉसिबल हैं, और जीनोटाइप्स इसमें 4 प्रकार के पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये था क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था? द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IAI। अब इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप उसको क्रॉस करवा के ये चीज निकाल सकते हैं खुद से कि कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं और कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, है ना। IA, IB और
IA और I का क्रॉस करवा करके। ठीक है, तो जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं? 4, और फिनोटाइप्स आपके पॉसिबल हैं 3। 2 में आपके ब्लड ग्रुप A शो करेगा और एक में आपका AB ब्लड ग्रुप शो करेगा, एक में आपका B ब्लड ग्रुप शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट है, 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस के सहायता से मैं आपको किस तरह से क्रॉस बार बार करवाए जाएंगे उसको सिखाऊंगी, तो वो आपको हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको उसको सीख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F1 plants were selfed, the resulting genotypes were in the ratio of 3:1, टॉल और डॉर्फ का रेशियो दिखा रहा है, 3:1 डॉर्फ और टॉल का रेशियो दिखा रहा है, 1:2:1 टॉल होमोजाइगस और टॉल हेट्रोजाइगस डॉर्फ का दिखा रहा है, और 1:2:1 टॉल हेट्रोजाइगस और टॉल होमोजाइगस डॉर्फ का दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें कौन सा आंसर होगा सही? इसका आंसर होगा आपका आंसर, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका 14 का सी होगा सही। कैसे होगा? When a tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant, और जब F1 प्लांट्स हैं जो सेल्फ कराए जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, जिसमें टॉल होमोजाइगस और टॉल हेट्रोजाइगस ड्वार्फ की बात होगी, है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो करेक्ट होगा, है ना। उसको अगर आप पुनेट स्क्वायर स्थापित करें और पुनेट स्क्वायर स्थापित करने के बाद उसको आप आंसर निकालेंगे तो ये आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है ना। तो इसमें किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं? जैसे एक तरफ आप टॉल लिखिए, है ना, कैपिटल टी, उसको क्रॉस कराइए डॉर्फ के साथ स्मॉल टी। ठीक है, जो पेरेंट की जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन जो आएगी, है ना, उसमें क्या होंगे? सारे के सारे गैमीट्स जो हैं एक टॉल की तरफ से, क्योंकि प्योर लाइन था, टॉल की तरफ से आपको कैपिटल टी लेना है और डॉर्फ की तरफ से आपको स्मॉल टी लेना है। तो जितने की जितने आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी हुए। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही सेल्फिंग कराया जाएगा। तब जो पुनेट स्क्वायर में 4 के चारों आएंगे उसको जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इसमें एक जो है वो प्योर टॉल आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, और 2 जो है कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, है ना, और एक जो है वो डॉर्फ आ जाएगा प्योर, जो स्मॉल टी होगा। तो 1:2:1 का रेशियो आएगा, जिसमें टॉल होमोजाइगस जो कैपिटल टी होगा उसका नंबर होगा 1, और टॉल हेट्रोजाइगस जो होगा वो 2 होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डॉर्फ होगा उसमें स्मॉल टी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ जीन showing codominance has alleles that are recessive to each other. Both alleles independently expressed in the heterozygote, one allele dominant on the other, or alleles tightly linked on the same chromosome. A gene showing codominance has, अगर कोई जीन कोडोमिनेंस शो कर रहा है तो उसके क्या लक्षण होंगे? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट, मतलब दोनों ही हारने को तैयार नहीं, वो भी अपना कैरेक्टर शो करेगा और दूसरा वाला भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, कोडोमिनेंस दिखाएंगे दोनों। ठीक है, किस तरह से? द फिनोमेनन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स इन द हेट्रोजाइगोट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, जिसमें एलील्स जो अपना शो नहीं करता है वो डोमिनेंस रेसेसिव रिलेशनशिप होता है, एंड आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, तब ये कोडोमिनेंट एलील्स कहलाते हैं, है ना। ये आपका ब्लड ग्रुप वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया गया था कि किस तरह से ब्लड ग्रुप में ये एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन। बी है हेट्रोजाइगोट्स, सी है डिफरेंट फिनोटाइप्स, और डी है ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स। तो एलील्स क्या होते हैं?
एलील्स का, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एक ही जीन के दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं एलील्स, या ये कह सकते हैं एक ही लक्षण के दो अलग अलग संकेत। जैसे लंबाई के लिए बात करें तो लंबाई एक लक्षण हो गया, टॉल और डॉर्फ उसके एलील्स हो गए कि लंबा और बौना, है ना। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन, वो ऐसी सूचनाएं रखते हैं दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक स्पेसिफिक ट्रेट को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए जीन्स जो हैं वो यूनिट्स हैं इनहेरिटेंस के, जो रखते हैं ये एक्सप्रेस करने की शक्ति। अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसा कि टॉल और डॉर्फ के लिए होता है या व्हाइट और वायलेट फ्लावर्स के लिए होता है। तो जैसे टू एलील्स डिटरमाइन द हाइट ऑफ पी प्लांट, टॉल और ड्वार्फ, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ए एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, C on different chromosomes and D at different loci on the same chromosome। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, यानी एक ही लक्षण के दो अलग अलग एलील्स जो हैं वो सेम लोकस पे ही प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज 17 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कराए गए। 2-3 क्वेश्चंस में मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी सेट करके दिखाया कि किस तरह से पुनेट स्क्वायर की सहायता से और क्रॉस करवा करके आप जीनोटाइप फिनोटाइप भी इजीली पता कर सकते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप पता करने के लिए जो पुनेट स्क्वायर आपको स्थापित करना है उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।